हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक, नागरिकता हमारे संविधान, भारतीय संविधान में भाग 2 का पार्ट है, पार्ट 2 में आता है, और जिसको जो इंक्लूड करता है आर्टिकल 5 से 11। तो हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नागरिक हम किसे बोलेंगे। किसी देश का नागरिक है तो हम नागरिक किस बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लोग हैं जो कि जिनको जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ के जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, कानूनी अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, वो या फिर कोई अन्य अधिकार है, वो प्राप्त है। ठीक, और वो जो व्यक्ति है उसको अपने राज्य के प्रति या देश के प्रति निष्ठा है, वो उसका सम्मान करता है, उसके संवैधानिक जो भी अधिकार हैं उनका सम्मान करता है, तो वो एक नागरिक कहलाएगा। जैसे कि हम भारत के लोग हैं, तो हम लोग अपने देश के प्रति सम्मान करते हैं, हम देश के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे जो भारतीय संविधान है उसके प्रति हम अपना सम्मान देते हैं, निष्ठा रखते हैं। ठीक, वैसे ही हमें मतदान करने का अधिकार है, इधर उधर जाके व्यवसाय करने का अधिकार है, बसने का अधिकार है। तो कुछ जो मौलिक अधिकार हैं हमारे देश के, वो हमें प्राप्त हैं। कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो इंडिया में आता है, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। एट द एंड उन्हें जो विदेशी व्यक्ति है उसे अपने देश के प्रति ही निष्ठा होगी, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो भारत के नागरिक किसे कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो नागरिक है उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है, जैसे कि चुनाव में भागीदारी लेना, मतदान करना, उसके मौलिक अधिकार, संवैधानिक पद को ग्रहण करना, जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो वो भारत का नागरिक ही होगा। वो विदेशी व्यक्ति संवैधानिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे ही उसका क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, हमारा जो संविधान है उसका सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा करना आदि। तो ये हम देखें तो हम भारत के नागरिक हैं। ठीक, तो अगर व्यक्ति कौन है, अभी जो संविधान है, भारतीय संविधान में संविधान है, उसमें दो तरह से लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। लोगों के लिए दो शब्द यूज करे गए हैं, नागरिक और व्यक्ति। नागरिक हमें पता चल गया जो भारत देश में रह रहे हैं और जो जिन्हें राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यक्ति वो हैं जो भारत में रह रहे हैं लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं है, उन्हें कुछ राजनीतिक कानूनी अधिकार पूर्णतः प्राप्त नहीं है। ठीक, कुछ कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो कॉमन सारे व्यक्तियों को प्राप्त है। तो अगर व्यक्ति कहा जाए तो उसमें सब इंक्लूड होंगे, और अगर नागरिक कहा जाए तो उसमें पर्टिकुलर भारत के लोग इंक्लूड होंगे, भारत के नागरिक इंक्लूड होंगे। ठीक, तो व्यक्ति हमारे उसमें 4 तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं। व्यक्ति के अंदर 4 तरह से लोग आते हैं। नागरिक जो भारत के जो किसी भी राज्य के में निवास करने वाले लोग हैं, विदेशी जो अन्य देश से आए हुए हैं, शरणार्थी जो अन्य देश से आकर जिन्होंने हमारे देश में शरण ली है, राज्य में शरण ली है, और राज्य विहीन, जैसे कि एक देश ने दूसरे देश को एक्वायर किया लेकिन उसे अपने देश में अभी इंक्लूड नहीं किया है, तो जो वहाँ के लोग होंगे वो राज्य विहीन कहलाएंगे, तो स्टेटलेस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति कितने तरह के हैं, तो हमारे व्यक्ति हैं 4 तरह के, नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और राज्य विहीन। तो आगे बढ़ते हैं। जो संवैधानिक उपबंध किया गया था नागरिकता का, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक, भारत में जैसे कि हमें पता है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका सोर्स हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का मीनिंग क्या है?
जैसे कि हमारा अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब कि भारत में अलग-अलग राज्य हैं, ठीक? जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, झारखंड है, तेलंगाना राज्य है, तो अलग-अलग राज्य हैं। लेकिन हम जो लोग हैं, जैसे कि यूपी से कोई लोग आते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि हम यूपी, हमारी जो नागरिकता है वो यूपी की है, या उत्तराखंड से कोई लोग आते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि हमारी नागरिकता उत्तराखंड की है। हर स्टेट के जो लोग हैं वो सिर्फ एकल नागरिकता धारण करते हैं जो कि भारत की है, भारतीय नागरिकता। तो इस तरह से वो देखा जाए तो भारत एक एकल नागरिकता को एक्वायर करता है, मतलब भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, ऐसे ही अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, यानी कि स्टेट भी अपनी अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। ठीक, तो नागरिकता के में अनुच्छेद 5 से 11 को इंक्लूड किया गया है, उनके प्रावधानों को इंक्लूड किया गया है। तो अनुच्छेद 5 क्या बताता है? अनुच्छेद 5 तब का वर्णन करता है जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो उस वक्त नागरिक कौन होगा? ठीक, तो उस वक्त नागरिक कौन होंगे? जो जन्म से, जिनका बर्थ यहीं इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, उनके माता या पिता कोई भी भारतीय नागरिक हैं, या फिर जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो उससे 5 साल पहले से वो भारत के निवासी है, यानी कि 1945 से भारत के निवासी हैं, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया था कि 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक कौन होगा। ठीक, लेकिन यूजुअली इससे अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ उस टाइम के लिए वैलिड था, या फिर ये कह सकते हैं कि उस टाइम के लिए ये ठीक था जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कि उस वक्त हमें डिसाइड करना था कि भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो अनुच्छेद 6 की ओर बढ़ते हैं, आर्टिकल 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, जो पाकिस्तान से भारत आए, जब पहले पाकिस्तान और भारत विभाजन से पहले एक ही देश हुआ करता था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो बहुत से लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान से भारत आए और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, तो उनके प्रावधानों का वर्णन भी इसमें मिलता है। तो अनुच्छेद 6 में ये बताते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताते हैं। ठीक, तो इसमें एक तरह से एक डेट डिसाइड की गई थी, 19 जुलाई 1948। ठीक, अगर जो इससे पहले भारत जो व्यक्ति हैं वो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गए हैं, तो वो नॉर्मली भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, अगर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वो अब भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रावधान था कि उन्हें 6 महीने भारत में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता एक्वायर कर सकते थे। ठीक, तो हमें डेट याद है 19 जुलाई 1948 के बाद, और 19 जुलाई 1948 से पहले के प्रावधानों को इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 6 में। ऐसे ही अनुच्छेद 7 में कुछ लोग भारत से जब विभाजन होने वाला था, तो लोगों को पहले से इंट्यूशन आ गया था कि हाँ चलो, अब विभाजन होने वाला है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनने जा रहे हैं। तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए होंगे, चाहे वो किसी भी मैटर से गए हो कि उन्हें पाकिस्तान में बसना है। ठीक, लेकिन बाद में बहुत सारे मामले हुए जिससे लोग पाकिस्तान से दोबारा भारत में आना आना चाह रहे थे, अब आपको पाकिस्तान से दोबारा भारत में आए। ठीक, तो उन लोगों के लिए क्या प्रावधान थे, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए क्या प्रावधान थे, उनकी नागरिकता कैसे उनके द्वारा एक्वायर की जा सकती थी, उसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 7 में मिलता है। ठीक, तो जैसे कि इसमें भी एक डिसाइड की गई थी एक डेट, 1 मार्च 1947, विभाजन से ठीक पहले। ठीक, उसमें अगर जो लोग गए थे पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले ही वापस आ गए थे, तो उनकी जो नागरिकता थी वो साधारण तरीके से उन्हें मिल गई थी।
नहीं तो अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद नहीं आए तो उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा, जैसे कि अनुच्छेद 6 में बोला गया। ठीक, तो यहाँ पे जो डेट डिसाइड की गई थी वो 1 मार्च 1947 की गई थी। ऐसे ही आर्टिकल 8 की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 8 की ओर बढ़ते हैं। तो ये बताता है कि भारत से जो बाहर रह रहे हैं भारत, उस वक्त जब अ, जब भी एक क्रांति हो रही थी या फिर बहुत सारे जो लोग थे वो भारत से बाहर थे। ठीक, वहाँ पे भी फ्रीडम फाइट कर रहे थे, मतलब फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। अलग अलग उन्होंने कहा जाए तो एक तरह से बाहर, भारत से बाहर रह रहे थे, चाहे वो किसी की भी कारण से हो, लेकिन वो भारतीय मूल के लोग थे। तो भारत से, तो अनुच्छेद 8 बताता है कि भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता कैसे एक्वायर की जा सकती थी। ठीक, अनुच्छेद 9 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 10 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 10 क्या बताता है कि संसद द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी या जो भी लॉ बनाया जा रहा है या फिर जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं नागरिकता के प्रावधानों में, वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि नागरिकता के प्रावधानों में चेंजेस कौन कर सकता है, उस नागरिकता के लिए विधि कौन तैयार कर सकता है, बना सकता है, तो हमारा आंसर होगा संसद। तो अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे संसद के द्वारा, विधि बनाई जाएगी संसद के द्वारा, वो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि एक फंडामेंटल राइट मान रहा है और एक नहीं मान रहा है। ठीक, तो तो उनसे उनकी जो नागरिकता है उससे उन्हें वंचित भी किया जा सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 10 बताता है कि संसद द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, लॉ बनाया जाएगा, वो सभी नागरिकों पर लागू होगा और उन्हें उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 11 की ओर बढ़ते हैं। वो बताता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी विधि बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो हमारा आंसर होगा संसद के पास। और कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, तो वो अनुच्छेद 11 में उल्लेखित है। ठीक, जैसे कि अभी हमने अनुच्छेद 5 से 8 तक का देखा, तो ये उस टाइम के लिए बनाए गए थे मेनली जब हमारा संविधान लागू हो रहा था कि किसे नागरिक बोला जाएगा, भारतीय नागरिक बोला जाएगा। ठीक, तो इसमें जब आगे आगे चलकर जब इसमें चेंजेस किए गए तो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट कब बनाया गया, तो 1955। ठीक, तो जब सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया तो उसमें आगे और सुधार किए गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट में सुधार कब किया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1986, 1986। तो इसमें अलग अलग सुधार किए गए थे 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और रिसेंटली 2019 में जो सीएए एक्ट आया था। ठीक, तो भारत नागरिकता अधिनियम क्या बताता है, तो जब संविधान लागू हो गया था तो जो व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता कैसे अर्जित कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है, या उसके उनसे उसे वंचित करने या त्याग करने का क्या प्रावधान है, तो वो नागरिकता अधिनियम में इंक्लूड होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता अर्जित कैसे की जा सकती है। तो इसमें डिफाइन किया गया है, इसमें बताया गया है कि नागरिकता हम 5 तरीके से अर्जित कर सकते हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय एक्वायर, किसी भी लैंड को एक्वायर करके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बाय बर्थ से। बाय बर्थ क्या बताता है,
तो जैसे कि हमें पता चल रहा है बर्थ मतलब जन्म, तो जन्म किसी जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, लेकिन वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का मीनिंग ये है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति घूमने आया है 6 महीने के लिए, लेकिन उसने यहाँ शादी कर ली, ठीक, उसका कोई भी चाइल्ड बॉर्न हुआ, ठीक, तो वो जो जन्म लेगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसका वीजा का टाइम 6 महीने का था और वो खत्म हो चुका है। तो इस तरह से वो अवैध प्रवासी है, या फिर वो किसी शत्रु देश से आया है 6 महीने के लिए और मैरिज करके उसका अगर चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका जो बेटा हो या बेटी होगी या जो भी चाइल्ड होगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, ठीक। तो जन्म से हमें पता चल गया कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता में से एक भारतीय हो, लेकिन वह अवैध प्रवासी नहीं होने चाहिए, ठीक। दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट से। तो इसमें ये कहा गया था, जब 1955 का एक्ट बना तो उस वक्त वंश को सिर्फ पिता का ही वंश माना जाता था। तो उसमें ये कहा गया था कि पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो उसका अगर कोई चाइल्ड भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। माँ पे ये लागू नहीं होता था, मदर पे ये लागू नहीं होता था, लेकिन इसमें चेंज किया गया, इसमें सुधार किया गया। तो 1992 से ये सुधार किया गया, जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, ठीक। तो 1992 में ये चेंज किया गया कि माता और पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर उनके जो चाइल्ड है वो भारत से बाहर जन्म लेता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा, लेकिन उसका जन्म लेने के बाद उसका पंजीकरण करना आवश्यक है, ठीक। अब तीसरा है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भारत में 7 वर्ष रह रहा है, 7 साल रह रहा है, तो पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो होम मिनिस्ट्री है या फिर केंद्र है वो उसे भारत की नागरिकता देगा या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे केंद्र पर, होम मिनिस्ट्री पे, ठीक। और 7 वर्ष के बाद पंजीकरण के बाद भी उसे एक साल के लिए लगातार भारत में रहना आवश्यक है, ठीक। तो देसीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। तो उसमें है कि जैसे कि हमें पता है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक। हमारी जो राजभाषा है वो 22 है, आधिकारिक भाषाएं 22 है। तो इसमें से किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें से किसी भी एक भाषा में ज्ञान है और वो 10 साल से भारत में निवास कर रहा है, ठीक, और उसका जो रुचि है वो कला या विज्ञान के किसी क्षेत्र में, या उसमें वो काम कर रहा है, कला या विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसे देसीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन नागरिकता देना है या ना देना वो भी डिपेंड करता है केंद्र पर, वो नॉर्मली मिल जाती है, ठीक। वैसे ही 5वां है अर्जित भूभाग। जैसे कि जब हमारे देश में, हमारे इंडिया में सिक्किम ऐड हुआ था, तो उसके जो लोग हैं वो जब इंडिया का पार्ट बना सिक्किम, तो उसके जो लोग हैं वो भी भारत के नागरिक कहलाए। तो अर्जित भूभाग से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूभाग से, ठीक। ऐसे ही नागरिकता को समाप्त करने के कितने तरीके हैं? नागरिकता को समाप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन तरीके से? या तो टर्मिनेट कर दे, समाप्त कर दे, या परित्याग कर दे, रेनन्सिएशन कर दे, या फिर वंचित कर दे, डेप्रीवेशन कर दे, ठीक। समाप्त करने का मीनिंग है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, ठीक, तो वो स्वतः ही टर्मिनेट हो जाएगी, उसकी भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही परित्याग करना, स्वेच्छा से अगर कोई नागरिक, भारत का जो नागरिक था वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है, तो उसकी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही वंचित करना, डेप्रीवेशन, केंद्र सरकार के हाथ में ही है,
यह संसद के हाथ में ही है, केंद्र सरकार के हाथ में ही है कि वो किसी नागरिकता दे या किसी नागरिकता नहीं दे। ठीक, तो अगर केंद्र सरकार द्वारा किसी को भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, कब? अगर वो संविधान का अनादर करता है, ठीक, या फिर किसी कोई शत्रु देश है उससे मिलकर गैर कानूनी काम करता है और बिना किसी 7 साल से देश से बाहर रह रहा है, ठीक, अगर वो किसी जॉब के पर्पज़ के लिए जाता है या पढ़ाई के पर्पज़ के लिए जाता है तो इस पे नहीं, लेकिन वो नॉर्मली गया है, 7 साल देश से बाहर है, तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, अगर वो देशद्रोही है तो वो ऑटोमेटिकली वो केंद्र सरकार उसे वंचित कर देगी, तो डेप्रिवेशन के थ्रू उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता समाप्त हमारे 3 तरीके से हो सकती है। एक तो वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या फिर स्वेच्छा से नागरिक भारत की नागरिकता का परित्याग कर ले, या फिर केंद्र द्वारा उसे वंचित किया जाए। ठीक, तो जो हम जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 2 तरीके से लोगों को डिफाइन किया गया है, एक व्यक्ति और नागरिक। नागरिक कौन है? जो राज्य में रह रहे हैं, जिन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है पूर्णतः, और व्यक्ति वो हैं जो लोग बाहर से आए हैं और भारत के नागरिक नहीं है। तो जो जो ऐसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भाग 3 में, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से अधिकार फंडामेंटल राइट हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। ठीक, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, अनुच्छेद 16 ये बताता है कि जो भी हमारा लोक नियोजन या फिर जो भी जॉब्स हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी पद हैं, उनमें उसके विषय में समान अधिकार प्राप्त होगा। हम इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 बताता है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी है, हमें कोई भी सम्मेलन करने की आज़ादी है, ठीक, संघ बनाने की आज़ादी है, कहीं पे भी व्यवसाय करने की आज़ादी और संचरण करने की स्वतंत्रता है। तो 29 और 30 हमें बताता है अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताता है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये कॉमनली हमें याद किया जा सकता है। ठीक, तो ये नागरिकता का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाग 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ठीक, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।